नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आज हम चर्चा करेंगे डिप्लोमेट अभय कुमार द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड के भाग 1 के बारे में। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महान शिक्षा केंद्र नालंदा कभी एक साधारण उपनगर था? इसकी सफलता के पीछे केवल राजाओं का हाथ नहीं था, बल्कि इसकी खास भौगोलिक स्थिति और राजगृह की समृद्ध विरासत थी। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे मगध का यह क्षेत्र बौद्ध, जैन और वैश्विक दर्शन का केंद्र बना। राजगृह, जिसे अब राजगीर कहा जाता है, बुद्ध के समय के 6 महान नगरों में से एक था। यह तक्षशिला, वाराणसी और गया जैसे बड़े शहरों से व्यापारिक मार्गों से जुड़ा था। छोटा नागपुर के खनन क्षेत्रों से कच्चे माल की आपूर्ति और गंगा डेल्टा तक पहुंचने मगध को आर्थिक रूप से अजेय बना दिया था। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने इसी शक्ति के बल पर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। यह क्षेत्र केवल राजनीति का केंद्र नहीं रहा, बल्कि आध्यात्मिक क्रांति का भी केंद्र बन गया था। यहाँ जैन धर्म के 20वें तीर्थकर मुनि सूरत का जन्म हुआ था और 24वें तीर्थकर महावीर ने 14 वर्ष वर्षावास किया था। बुद्ध ने यहाँ वेणुवन में निवास किया और गृद्धकूट पर्वत पर अपने सबसे गहरे उपदेश दिए। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं का पहला संकलन राजगृह की सप्तपर्णा गुफा में ही हुआ। नालंदा के निवासी सारिपुत्र अपनी प्रज्ञा और तर्क शक्ति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बौद्ध दर्शन को व्यवस्थित किया। हृदय सूत्र में उनका संवाद शून्यता के दर्शन को परिभाषित करता है। ये अपनी आध्यात्मिक और ध्यान शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। आज पूरे एशिया में दिखने वाला भाव चक्कर, व्हील ऑफ बीइंग, उन्हीं की देन है। 1851 में सांची से मिले इनके अवशेष आज भी थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में अत्यंत पूजनीय हैं, जो भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव को दर्शाते हैं। राजगीर से 15 किलोमीटर दूर स्थित नालंदा सारिपुत्र की जन्मस्थली होने के कारण पहले से ही पवित्र था। गुप्त काल तक आते आते यह एक विशाल मठ विश्वविद्यालय में बदल गया। राजगृह और नालंदा की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता और भौतिक स्वतंत्रता मिलकर एक ऐसी सभ्यता का निर्माण करते हैं जिसकी गूंज हजारों सालों तक रहती है।